बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से आप लोग को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, कहीं पर बिल जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर लोग अपनी ज़मीनों से खंबे उखाड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है और ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिलों ने अवाम का पारा भी चढ़ा दिया। मगर ऐसी सूरत हाल में हमारी मौजूदा केयरटेकर सेटअप और इसकी गवर्नमेंट क्या सोचती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ कि क्या निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की अहलियत या फिर अगर कहा जाए कि गुंजाइश, इन दोनों चीजों में से कुछ भी रखती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नजदीक जो महंगाई है वो इतना बड़ा मसला नहीं है, उसकी क्या वजह है, ये भी आमिर साहब के सामने रखेंगे। आमिर साहब, एक पूरा एक जेनेरिक मैंने चीजें बताई हैं। आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था जो खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जी महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है कि मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुझे ये बताइए, क्या महंगाई इतना बड़ा मसला है कि एक औरत अपने 4 छोटे बच्चे छोड़ के खुदकुशी कर लेती है, या महंगाई इतना बड़ा मसला है कि एक आदमी अपने समेत अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जहर देता है और मर जाता है, या महंगाई इतना बड़ा मसला है कि चौक चौराहे में बच्चे बेचने के लिए एक आदमी खड़ा हो जाता है। मगर हमारा वजीर आजम कहता है कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है। कितना बड़ा मसला है ये? जी, मसला तो जो इससे गुजर रहा है उसको ही पता है, मगर जो वजीर आजम हैं या उनकी काबीना है, उनको बहुत एहतियात से गुफ्तगू करना चाहिए। ये लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, तो अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए। और इससे पहले आप देखें, फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सेनेट में आ गई, सेनेट कमेटी में, बाद में उनको वजाहतें देनी पड़ी, जी मैंने ये तो नहीं कहा था। आज ये निगरान वजीर आजम ने ये कह दिया है, तो जिस सियाको सबाक से आप बता रही हैं, तो उससे एक बड़ी तकलीफ सी होती है कि इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो ये भी, इसकी भी आई एम श्योर कल वजाहत आ जाएगी। मैं बजाय इसके कि बार बार वजाहतें दें, तो पहले ही ये इस तरह का जुमला ना कहें कि जी वो इससे कोई महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है। भाई, महंगाई ही तो मसला है, और मसला क्या है अगर महंगाई नहीं है। और ख़ास तौर पे जब ये महंगाई ये इतना वो कहते हैं ना, जैसे मल्टी हेडेड मॉन्स्टर बन चुका है इस वक्त, ये कि वो जो कई सरों वाला अज़दा मेरा कहा जा सकता है कि ये महंगाई एक सारा है, एक बेरोजगारी उसका सारा है, एक उसका सबसे बड़ा सर जिससे भुगत रहे हैं, सारों में तफसील बात करते हैं कि बिजली का, पेट्रोल का, ये सारे मसले इतने ज़्यादा हैं, और आईनी और सियासी बहरान उसके साथ साथ चल रहा है। तो ये इतना ज़्यादा, हम बार बार ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर ये हम बड़े अरसे से लोग कह रहे थे कि जनाब ये एक जो है एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता जा रहा है। और ये सारे फैक्टर्स को जब आप मिला देते हैं तो जाहिर है फिर कुल जो है, देखिए उसका नतीजा तो बड़ा खौफनाक है। ख़ास तौर पर कोई बाहर से देख रहा है उसके लिए भी खौफनाक है, जो लोग भुगत रहे हैं उनके लिए भी खौफनाक है। तो मगर एक ज़रूर है कि हमारा एक बड़ा एक तरीक़ाकार बन गया है कि जब तक कोई चीज़ हमारे सर पे ना आ जाए, हम उसकी बारीकियों पे नहीं गौर करते। फॉर एग्जाम्पल, लोड शेडिंग जब बिल्कुल बहुत बढ़ गई थी, 18-18 घंटे शुरू हो गई, तो हमें ख्याल आया, ओहो ये तो अब इसका कोई नतीजा निकालना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। तो ये अब बिजली का भी मसला, ये काफ़ी सालों से हम पीट रहे थे कि जनाब ये IPPs का मसला हल करें, ये कैपेसिटी चार्जेस जो है ये LNG को और ये कॉन्ट्रैक्ट्स को, बिजली के प्लांट्स को दिए जा रहे हैं। तो लोगों को ना ये कहते यार ये क्या कैपेसिटी चार्जेस करते रहते हैं, और ये क्या आप जो है ना IPP। तो अब जब लोगों की बिजली है तो आम आदमी भी इंटरेस्टेड हो गया कि हमें बताइए तो सही हमारा कसूर क्या है, क्यों ये हो रहा है। तो अब बताया जा रहा है कि जिसके अंदर जो सारा मसला है, सबसे बड़ा IPPs है। IPPs क्या है? इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। मैं नाज़रीन के लिए ज़रा आसान कर देता हूँ, वैसे तो अब तक सबको समझ आ चुकी है कि ये वो पावर प्लांट्स थे जिनको इस तरह की डील दी गई जिसमें से मुनाफाखोरी की गई, जो कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई कि प्लांट वो चले या ना चले तो उनको जो है ये पैसे मिलते रहेंगे। और ये साल से चलता रहा है सिलसिला। और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, ये नून लीग की गवर्नमेंट में, हाँ PTI की गवर्नमेंट को आप ये ज़रूर क्रेडिट दें कि उनके दौर में थोड़ी सी कोशिश हुई। एक कमीशन बनाया गया जिसने अपनी प्रिलिमिनरी एक पहले की एक रिपोर्ट प्रिलिमिनरी दी,
तो उस पे मगर अमल नहीं हो पाया। उस पे अमल इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे और बड़े लोगों का एतराज़ था कि जनाब ये जो आपने बनाई है रिपोर्ट, और बाय द वे उस वक्त बड़ा क्रेडिट लिया गया था कि जी ये जनरल फैज़ ने बड़ी बिहाइंड द सीन काम किया और ये ज़बरदस्त कमाल कर दिया, इससे हमारे 1000-2000 अरब रुपए बच जाएंगे। भाई वो नहीं हो सका, और उसके अंदर इसलिए नहीं हो सका कि वो जिन लोगों ने बनाई थी वो ही उसका बेनिफिशियरी थे। उसका सबसे बड़ा नुक्स ये था, जो आज भी है, कि फॉरेंसिक ऑडिट, यानी ये ऑडिट ही नहीं करवाया गया, क्योंकि उन पे बड़े इल्जाम थे इन आईपीपीज पे कि ये जो ये फिगर्स दिखा रहे हैं कि इतना इन्होंने पेट्रोल ज़ाया किया, इतना वो किया, वो शायद खा गए पी गए काफ़ी हिस्सा, वो हमें पता ही नहीं है। तो वो आज तक जो है बगैर करवाए उनको पैसे दिए जा रहे थे। बहरहाल वो लटका हुआ है। और सूरत हाल ये है कि आप देखें, ये 100 रुपये से भी ये जब डील हुई थी, जब डॉलर 100 रुपये से भी कम था उसकी वैल्यू, और अब वो 300 गुना ज्यादा यानी 300 रुपये को क्रॉस कर गया है। तो इनका मुनाफा तो आप समझे पहले ही 300 गुना बढ़ चुका है। सो अभी ये कहा जा रहा है कि नहीं जी वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको नहीं छेड़ा जा सकता, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बैठे हुए हैं, और लोग पिस रहे हैं, अवाम पिस रही है, और उनको अभी भी हौसला नहीं किसी का पड़ रहा कि उन पे हाथ डाल सके, और कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, वो देखे ना वो तो कॉन्ट्रैक्ट है। भाई उनको ये सीधी सीधी बात करके उनसे बात की जा सकती है और गुंजाइश निकल सकती है कि भाई मुल्क इस वक्त क्राइसिस में, अगर आपने ये पैसे बजाय इसके कि अवाम को ठोके जाएं ये पैसे, उनसे अगर कोई 700-800 अरब या 1000 अरब रुपए की रिलीफ ली जाती है कि सिर्फ मुनाफा कम कर दें, तो ये अवाम को ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर नहीं वो करते तो उनका एक ऑडिट करवाने की जरूरत है, उनके ऊपर ये कहें जी हम आपका भी हिसाब करते हैं, और रात से पहले उनके कान से मरोड़ के उनसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। ये उसका जो है फास्ट ट्रैक के ऊपर डाल के ऑडिट करवाएं, तो उनसे स्क्वीज करने पड़ेंगे, निकलवाने पड़ेंगे पैसे। तो ये सबसे बड़ा अब ये एकदम जेहन में आ गया है। तो दूसरा जो है ऑफ कोर्स मैं देख रहा था फिगर्स कि ये जो हमें 51 रुपए की जो बिजली पर यूनिट मिल रही है, ये 16 रुपए तो इन आईपीपीज को चले जाते हैं, 15 रुपए के टैक्सेस हैं, जिसके ऊपर नजर मारने की जरूरत है कि जनाब ये सेल्स टैक्स जो है, इनकम टैक्स भी जो है वो भी गलत है, कि जो वो भी पता नहीं क्वेश्चन है कि होना चाहिए, चलो मान लेते हैं। सेल्स टैक्स हर एक को, गरीब आदमी का क्या कसूर है कि उसको सेल्स टैक्स भी है। फिर तो ये 16 आईपीपीज को चले जाते हैं, 15 रुपए टैक्सों में चले जाते हैं, 6 रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। यानी कि ये जो चोरी करवा रहे हैं उनका जो इंतजामी जो आप कह सकते हैं कि नाकामी है या उनकी नालायकी है या करप्शन है, उसका खुमियाजा आम आदमी क्यों भुगते। फिर ये है कि पूरे के पूरे काफी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहर हैं, जहां पे 80% 90% लोग बिल ही नहीं दे रहे, और जो बिल नहीं दे रहे उसका खुमियाजा जो है दे रहे हैं उनको देना पड़ता है। भाई बंद करें उनकी बिजली, क्यों ये किया है। फिर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको अभी भी सब्सिडी मिल रही है, तो बंद करें ये वाला। तो ये बारीकियां हैं जो पहले गौर नहीं की गई, तो अब क्योंकि सर पे आ पड़ी है तो इन सारी चीजों पे बातचीत हो रही है कि जनाब कैसे किया जाए। सही है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की आमिर साहब कि अब सर पर आन पड़ी है, मगर ऐसा लगता है कि होश इन्हें अभी भी नहीं आया। सारा मुल्क इस वक्त अवाम बिलबिला रहे हैं, सड़कों पर है। 48 घंटे इन्होंने मजीद मांग लिए हैं। 48 घंटे बाद तो वैसे मुल्कगिर हड़ताल शुरू हो जाएगी 2 सितंबर से। कल से कराची के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद है कारोबार, खुला दूध दही कुछ नहीं मिलने वाला, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और यहाँ पर वापडा मुलाजमीन जिनको पहले पूरे साल में 10 अरब से जायद की मुफ्त बिजली दी जाती है, उनको नवाजने की और तैयारी, यानी कि 5 उंगलियां तो घी में थी, अब सर जो है ना वो कड़ाही के अंदर उन्होंने डाल दिया उनका। जी बिल्कुल, ये एक जुल्म है जो कि बड़े अरसे से जारी है। चले अभी मैं प्राइम मिनिस्टर निगरान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 60% जो इसका पैसे दिए जाते हैं वो 116 को दिए जाते हैं, मगर उस पर शुक्र है किसी ने गौर करना शुरू कर दिया है। मगर ये जो खबर मैं अभी देख रहा था कि उनके अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं, बजाय इसके कि उनको ये जो एक बिला तफरीक ली जाती है। यहाँ अमेरिका में, यूरोप में एक बड़ा सिस्टम है कि वो इवन वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो अपना घर जो है वो किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी वजीर को नहीं देते। हाँ, उसकी जगह पे
तनख्वाह के अंदर वो एडजस्ट हो जाता है, फिर बहुत अहम हो। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट, क्योंकि वो बिजली बनाते हैं तो उनको बिजली मुफ्त मिलेगी। बिजली मुफ्त क्या होती है? जब आपकी बिल्कुल कोई स्लैब ही नहीं है तो आप जो है चूल्हे भी पे चलाते हैं, बिजली पे चलाते हैं। अब बेदरे उसका इस्तेमाल भी करते हैं, आप उसके 4-4 AC भी चल रहे होते हैं। तो ये बेदरे बिजली तो किसी को नहीं दी जा सकती है, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मगर ये जो आपने इशारा किया कि ये हड़तालें होने जा रही हैं, बाजार बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी, सड़कें बंद होंगी, इसमें ऐड कर लें। मैं जो कह रहा था कि ये कई सरों वाला अफ़ज़ा है, तो इसके अंदर आप डाल लें कि पेट्रोल की वो जो बुरी खबरें आ रही हैं, ये पहले ही हमारे पास डॉलर नहीं है खरीदने के, और उनकी ना खरीदने की वजह से ये है कि हमारे पावर प्लांट्स इस्तेमाल हो या ना हो, उनको हम ये कैपेसिटी चार्जेस पैसे मिल रहे हैं। फिर LNG का ये जब टर्मिनल्स दिए जा रहे थे, शायद अच्छी बात थी कि पेट्रोल से हम LNG पे जा रहे हैं, पर उनको भी कैपेसिटी चार्जेस किसी को 24%, किसी को जो है 27% वो मिल रहे हैं। और LNG मंगवाई या तो महंगी बड़ी अब आजकल हो जाती है कभी, और कभी जो है मंगवाई नहीं जाती, और वो उसकी वजह से वो पैसे जा रहे हैं उनको भी। तो ये अब ये लेटेस्ट जो एक और बुरी खबर जो आज सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल तो ये वजाहत दे दी है कि पेट्रोल की कीमत का सुना जा रहा है कि वो भी शायद बढ़ जाए। तो उन्होंने भी मैं देख रहा था वजाहत दी है कि शायद ना बढ़ाएं, मगर ऑयल रिफाइनरीज जो हैं तो उन्होंने कहा है जनाब अब हमें रिफाइन हम तब कर पाएंगे अगर हमें पेट्रोल मिलेगा। तो ये जो खबरें आ रही हैं कि उनको अगर ना पेट्रोल मिला तो रिफाइनरी बंद हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आप क्रूड ऑयल से तेल नहीं आएगा तो पूरा मुल्क जाम हो जाएगा, फैक्ट्रियां, सड़कें, कारें। तो ये एक इतने क्राइसिस हैं कि बीच में साथ में एक और ऐड कर ले कि इन सारी चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है वो आज मेरा ख्याल है बहुत तारीखी किस्म की एक जो स्टॉक एक्सचेंज में फॉल आई है 1700 पॉइंट की जी। अब ये एक क़यामत किस्म की वो है कि बेयकीनी का असर जो है डायरेक्टली पहले ही कोई हमारे पे एतबार नहीं कर रहा, हमें कर्जे नहीं दे रहा। जब ये मार्केट के ये खबरें जाती हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जी ये डॉलर का, डॉलर पे आ जाएं, डॉलर की अब ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि हम एक इस्तिहारे के तौर पे श्रीलंका इस्तेमाल करते थे जी, ये हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। तो आज श्रीलंका ने कम से कम अपने क्राइसिस से गुजर के, मैं ये देख रहा था खबर कि उनका डॉलर का एक्सचेंज रेट हमारे से बेहतर हो गया है। हमारे यहाँ ओपन मार्केट में 324 तक जो है बिक रहा है और कई दफा महंगा भी, उनके यहाँ 320 पे डॉलर आ गया है। अफगानिस्तान हमारे से बेहतर है। इंडिया पहले हमारे से उनका एक्सचेंज रेट था कि हमारे 100 के जो है ना 200 के 100 इंडियन रुपये होते थे, अब वो हमारे 100 के 300 उनके 100 के हमें 300 350 रुपए तक 3-4 गुना 300-400% जो है ना वो हमारा एक्सचेंज रेट बांग्लादेश हमारे से बेहतर जा रहा है। पूरे खित्ते में जो है हमारी सबसे वर्स्ट सबसे बुरी करेंसी है। तो ये जब डॉलर और इन चीजों का आता है, इसकी तमाम महंगाई बढ़ती है, बजाय इसके कि ये जो हल जो कि ये निकाले जा सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये IMF से तमाम माहिदों के बावजूद भी अगर ये सही तरीके से बात करें, 3 दिन की कैबिनेट के बाद इन्होंने कह दिया मीटिंग के बाद कि जी नहीं उनसे हमारे माहिदे हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये उनसे अगर बात की जाए कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब उनकी डील में रहते हुए भी गुंजाइश है कि अगर आप इस मद से ये जो अमीरों को, बड़ी इंडस्ट्री को या IPPs को दी जा रही हैं और बड़े खर्चे हैं उससे काट के आप अगर अवाम में ट्रांसफर कर दें कि जनाब आप फिक्र ना करें, जो आपसे वादा किया हुआ है रेवेन्यू वो उतना ही रहेगा, हम सिर्फ यहाँ से निकाल के यहाँ डाल रहे हैं, अमीरों को दे के गरीबों को दे रहे हैं। खासतौर पे ये जो 300-200 रुपए पर यूनिट वालों को जो है ठोक दिया हुआ बिल। तो सुना है कि अब 3 दिन बाद कैबिनेट आज ये इस तरफ जा रहे हैं कि जी गौर कर रहे हैं वो कि ये 400 या 300 यूनिट वालों के ऊपर जो है उनको ये माफ कर दिए जाए ये टैक्सेस, तो उनका कोई रेट थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो ये ब्रिटेन IMF के साथ ये सारे जो माहिदों के अंदर रहते हुए गुंजाइश जो निकलती है वो तो निकालनी चाहिए। ये बहाना कि जी हम निगरान गवर्नमेंट तक कर नहीं सकते, ये कोई बहाना नहीं है, नालायकी है। वैसे आमिर साहब
माजरत, ये जो निगरान हुकूमत आई है, जितनी भी पिछले केयर टेकर सेटअप गुजर चुके हैं उनसे ज्यादा इख्तियारात इस निगरान गवर्नमेंट के पास है। जहां तक बिजली के बिल की बात रह गई है, वो भी निगरान वजीर आजम साहब कह चुके हैं बिजली के बिल हर सूरत आप लोगों को देने पड़ेंगे क्योंकि हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, उनको पूरा करना होगा। चलिए मुझे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए, बहुत कम पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है उनकी आवाजें ऐसी रह गई हैं जो पार्टी से निकलकर अवामी बात करते हैं। इस वक्त जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सायरा साहबा, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी बस मैं सायरा बीबी से भी पूछता हूँ, मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं, एक चीज जो रह गई जो कि बहुत ही खतरनाक है कि ये पाकिस्तान के अब वही एक्सचेंज जो यूनियन है उसके मलिक बुस्तान साहब हैं, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान के सबसे अहम आदमी बन गए हैं। वो वजीर आजम से भी जो ज्यादा अहम ओहदा उनका हो गया है कि सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है कि उन्हीं के पास जो है ना इस सारे मसले का हल है, क्योंकि डॉलर मेन फैक्टर है। और मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए हैं उनकी, अभी मैं सुन रहा था मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, वो फरमा रहे थे कि जनाब उनसे पूछा गया कि जनाब ये डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है। मैंने कहा जनाब ये डॉलर जो खतरनाक हद तक जो ये ऊपर जा ही जा रहा है और इस नहीं रोक पा रहा है, ये हमारी नालायकी, कोताही और करप्शन है। जानबूझ के ये या कर नहीं सकते या कर नहीं पा रहे या इनको अकल नहीं है कि 4 अरब डॉलर के करीब उन्होंने कहा कि ये कंटेनर्स जो अलाउ की हुई हैं बगैर एलसी के जो है आ रहे हैं, स्मगलिंग ये नहीं रोक पा रहे। और ये जो ठीक है चले वो जरूरी था कि बाहर की कंपनियां यहाँ से जा रही थी कि उनको प्रॉफिट हिस्सा नहीं देना था, पर वो भी जरा महदूद होना चाहिए था। सबसे जो खतरनाक बात की उन्होंने, उनका जनाब एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज की कंपनियां हैं डॉलर की, उनके बाहर जो है वैगनर ट्रक खड़े हुए हैं, वो बोलियां लगा लगा के डॉलर बेच रहे हैं। सो अगर वो एक ऐसी चीज है कि अगर 2 सिपाही या 2 जो है FIA वाले बजाय इसके कि सिर्फ सियासतदानों की टुकाई करते रहे, PTI को रगड़ा लगाते रहे, तो इनको वो ट्रक नहीं नजर आ रहे जो मलिक बुस्तान साहब बता रहे हैं कि बोलियों में ट्रक और वैगनों के अंदर डॉलर ला के हर एक्सचेंज कंपनी के बाहर वो बोलियां लगा के बेच रहे हैं कि आ जाओ आ जाए, जो है ना यहाँ पे 2004 रुपए का डॉलर ना लें, हमारे से ले, हम 20 पे भी देंगे, 25 पे देंगे, 300 पे, और लोग उनसे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, मातर पितर आजाद है। तो बिल्कुल मैं ये बताना चाह रहा, अब मैं सायरा बीबी से की तरफ आ जाता हूँ। सायरा बीबी बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालती हैं। ये सारे मामला पे तो हमने जो हालात है गौर कर लिया, मगर बस का खेल गुफ्तगू ये है कि आज मैं पीपल्स पार्टी के बयानात सुन रहा था और फिर MQM ने वो महंगाई के खिलाफ और बिजली के खिलाफ आज जो है वो जुलूस निकाल दिए और वो तकरीरें कर रहे थे कि ये अगर ना ठीक किया गया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। और नून लीग के भी इस तरह के आ रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई। तो ये लोग जिन्होंने ये सारी पॉलिसियां बनाई, 16 महीने में ये मुल्क का ये सत्यानाश कर दिया, वो चोर मचाए शोर करके जब शामिल हो जाएं तो हम इसको क्या समझें, कैसे देखती हैं आप? फिर ऐसे ही देखती हूँ कि जैसे वो ज़ैनब केस हुआ था कि उसके कातिल ने पहली सफ में खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की थी, करके ये सब कुछ गए हैं। अगर इसके बिल्कुल ये जो बिजली का बहरान है इसको शुरू से देखा जाए तो इन सब पार्टियों का बकदरे क्या कहते हैं, इन्होंने अपना हिस्सा डाला हुआ है, अपनी सब चीज़ें की हुई हैं। 16 माह इनको इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं आया? जो आज मतलब ये समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ हैं। ये मीडिया का दौर है, आपकी एक चीज़ होती है वो भूलते नहीं है लोग। और आज ये एहतजाज, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एहतजाज की कॉल आई एम सॉरी किस मुंह से दे रहे हैं। MQM को तो छोड़ दीजिए, आप हर हुकूमत का हिस्सा होती हैं और हर दफ़ा उनको मसाइल का सामना होता है कि उनके साथ जुल्म हो गया। पीपल्स पार्टी जो 16 महीने इक़्तिदार में थी, अहम मिनिस्ट्रीज उनके पास थी, हर फैसले में उनके साथ थी, और उनके बयानात हैं कि शहबाज शरीफ नून के इतने वजीर आज़म नहीं है जितने हमारे वजीर आज़म हैं। तो ये एहतजाज किससे कर रहे हैं? ये बज़ाहिर एहतजाज वैसे तो आपको महंगाई के खिलाफ लग रहे हैं, ये एहतजाज किसी और कुव्वत के सामने कर रहे हैं कि खुदारा 90 दिन के लिए इलेक्शन करवा दें, क्योंकि इक़्तिदार से दूरी सही नहीं जाती। और जो इस वक्त सिंध में हालात हुए जो पकड़ धक्कड़ और ये नैब और ये एहतसाब का एक वो क्या कहते हैं बात चल रही है, उससे उनको परेशानी ज़्यादा है। लेकिन जिम्मेदार यही लोग थे, इन्होंने 16 माह कुछ रिलीफ नहीं दिया। आप नून लीग के क्या कहते हैं
वजीरों के बयानात सुन लिए, ख्वाजा आसिफ साहब तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ जा सकता है। ख्वाजा आसिफ, वो ख्वाजा साद रफीक वो अपना बता रहे हैं। तो 16 माह में इनके कलम और इनकी जुबानें किसने रोकी हुई थी, मुझे तो ये समझ नहीं आई। उस वक्त तो आपको सब कुछ सही लग रहा था, आपने तो रियासत बचाई है, आपने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, बल्कि सॉरी उन्होंने नहीं बचाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बचाया। तब इनको वो था कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, नामों की तख्तियां लगाई जा रही थी। जनरल मुजम्मिल साहब जिस वक्त एक वो दासू डैम और बाकी डैमों का काम हो रहा था, इन्होंने आपने एक चलते प्रोजेक्ट में से उनको साइड पर कर कर और आप एक दूसरा बंदा आपने तैनात कर दिया, और वो मुझे इनका एहतजाज समझ नहीं आ रहा। लेकिन बज़ाहिर इनका एहतजाज महंगाई के खिलाफ है, लेकिन इनका एहतजाज इलेक्शन के लिए है कि खुदारा 90 दिन के लिए इलेक्शन करवा दीजिए, हल्का बंदियों को छोड़िए, एहतसाब की बात छोड़े, कोई किसी की आंख का तारा हम बन जाए, कोई रख दे हमारे सर के ऊपर हाथ और इख्तिदार में हम लोग आ जाए, ऐसा ही है। ये बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। ये पीपल्स पार्टी का तो इसको मज़ाक़ खेज़ी कहेंगे कि ये सीसीआई वाली मीटिंग में का मर्दमशुमारी वाला क्लॉज डाल के कैबिनेट में बैठ के खुद फैसले करवा के और उससे रिलेटेड जो कवानीन में तब्दीलियां करवा के अब वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। तो आप सिंध से एमएनए थी, तो हमें समझाएं कि ऐसा क्या हुआ है कि उनको भी 90 दिन का एकदम ख्याल आ गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन बड़ा जरूरी है। देखिए ना, वो जब आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे रहे थे और केपीके और पंजाब में जो आइन और कानून की वो क्या कहते हैं जो हुआ हशर हुआ, एक गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतों को आपने सपोर्ट किया है, तो अब आपकी तरफ बारी आई है तो आपको आइन याद आ गया, आप आइन की अलमबरदार जमात बन रहे हैं। और मसला ये है कि अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों के नाम, इनके वुज़रा के नाम जिनकी कहानियां यहाँ सिंध में जुबान ज़दे आम है, उनका नाम दरअसल ECL में डाला गया और थोड़ा सा उनके फ्रेंड्स मैन और चीज़ें वीज़ें इधर उधर से हुई हैं और काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं जिसमें मतलब इदारों की रिपोर्ट्स में कुछ जगहों के नाम भी लिए हुए। तो शायद उनको इस बात की परेशानी है कि ये एहतसाब का अमल कहीं कुछ और मोटी गर्दनों तक ना पहुँच जाए, और यही मसला है। बाकी अगर CCI की मीटिंग थी और इन्होंने बोला कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी था कि बच्चों को बोला कि टॉफ़ी दे दी कि ये ले अभी चुप कर जाओ, बाद में तुम्हारा काम कर दूंगा। ऐसे थोड़ी है कि आप अभी साइन कर दें, बाद में 90 दिन का देखा जाएगा। नून लीग का तो स्टैंड बहुत क्लियर है और पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही मुझे वेरी नेक्स्ट डे 15 फरवरी डेट बताई थी। किसी से पूछा था मैंने, उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी डिसाइड हुई है। जब आपके खुद मेंबरान ने मुझे बताया है कि 15 फरवरी और हम सुन भी 15 फरवरी रहे, तो फिर ये 90 दिन का क्या ये अवामी ताकत दिखाना चाहते हैं? क्या किसी को आंखें दिखाना चाह रहे हैं कि अवाम की कुव्वत लेकर हम लोग क्या सड़कों पर होंगे और कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल करेंगे या ये करेंगे? पता नहीं। लेकिन बस ये कि मैं तो कहती हूँ एहतसाब का अमल होना चाहिए, इलेक्शन हो, लेकिन वो क्या कहते हैं शफाफियत भी हो उनमें। और समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन के बाद होगा क्या, क्योंकि कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसको 2/3 अक्सरियत मिले। तो वापस ये हंग पार्लियामेंट बनेगी और फिर कुंडी साहब बोलेंगे कि अगर हमारे वजीर आजम होते तो ये फैसले ना होते, और सदीकी साहब वो कहते हैं कि सिर्फ नून का वजीर आजम था, बाकी तो हमने इधर उधर से उधार लिए हुए थे कंपाला वगैरह से। तो फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो अगले 5 साल भी हमें यही सुनने को मिलेगा। समझ नहीं आ रही कि अल्लाह जाने क्या लिखा है इस मुल्क की किस्मत में। अल्लाह पाक किसकी तरफ, वो कहते हैं ना, मैली निगाह करने वालों की आंखें निकाल दे। अफसोस ही किया जा सकता है और मुक्तदर हलकों से दरख्वास्त की जाती है कि खुदारा इसको तजर्बा गाह ना बनाए। ये जो 70-75 सालों से देखते जी जी सॉरी जी, ये अब इसका मतलब है कि दुआ से ज्यादा दुआओं का ही सहारा लिया जा सकता है कि बस अल्लाह से ही दरख्वास्त की जा सकती है। इंसानों के बस की बात इन्होंने छोड़ी नहीं है। आपने अभी कहा कि 90 दिन का इलेक्शन, ये जो इलेक्शन टाइम पे होना ये शायद मुनासिब हाल है, और ये भी कहना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को आप पहले भी कहा था, फिर दोबारा अब ये इलेक्शन कमीशन जो रिव्यू के लिए गया दोहराया है कि जनाब आइन के अंदर 90 दिन का ही बात है,
तो आपने ये जो कानून का हमें हवाला दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, जिसके अंदर आपका ये इख्तियार नहीं है, और ये आइन की तशरीह का हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। ये आज ही खबरें छपी हुई हैं और आज ही के दिन में अभी प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम ने ये कहा है कि जनाब हमने लॉ मिनिस्ट्री से पूछा है कि कानून के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो जब आप कह रही हैं जब का बाद की बात क्या होगा, जब का तो तब होगा, ये अब क्या होगा कि जब खुद निगरान वजीर आजम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली अखज़ कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कह रही है कि आइन 90 दिन। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के नक्शे में कहीं पंजाब और केपी के इसी नक्शे में है ना, क्योंकि मैंने कहीं बचपन में ही देखा था, उसके बाद तो कोई इतना देखा नहीं कि अभी तक इसी नक्शे के अंदर है। तो वहां पर क्या था? आप वो वाला फैसला आज आ रहा है कि इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। भाई केड़ी 14 मई, वो टाइम तो लंघ गया। और अभी जब इन्होंने जमातों ने दिमाग बनाया हुआ है, नून लीग तो वो कहते हैं कि साफ वो कहती है कि आइन में ये है कि डीलिमिटेशन, ये मर्दमशुमारी और उसके बाद हल्का बंदियां और नई हल्का बंदियों से ही होंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती। वो आपने कहा ना कि अब क्या होगा, तो वो कहते हैं ना की होया है, कुछ नहीं होया है, की होना है, कुछ नहीं होना, की हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वो ऐसे ही है जो मुन्नू भाई ने नज़म पढ़ी थी। ये मुन्नू भाई की नज़म जो आपने पढ़ी है, इसके अंदर एक और इसका शेर भी है कि होंदा नहीं जो तू चाहता है उन्हीं होना, करना पैंदा है, करना पैंदा है, इश्क मरन ਲਈ करना पैंदा है, इश्क समुंदर तरना पैंदा है, जीने ਲਈ मरना पैंदा है। वेरी वेल सेड। मगर ये मुझे बताएं, जीने नहीं मरना पैंदा है, तो यह मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, वो जीने भी नहीं दे रहे। मगर मैं एक चीज पे आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले बताया जा रहा है कि जी वो डिसाइड हो गया कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर कहा जी नहीं ये शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ताबेदार आदमी ये बनेंगे। अभी ये 2-4 दिन से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि लोग कह रहे हैं हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। ये एकदम से नवाज शरीफ साहब के गुब्बारे में हवा कैसे भरी जा रही है, क्यों भरी जा रही है? पता नहीं सर, मैं तो इतने सालों में यही देखते हुए आ रही हूँ कि बयानिया बनाया जाता है, एक बंदे को एक सिंहासन पे बिठाया जाता है, उसकी ऐसी ऐसी करामात हम लोगों को दिखाई जाती हैं कि यही बंदा इस मुल्क को कौम के लिए बेहतर है। वही मैं कह रही हूँ कि आई एम सॉरी, एक प्रोग्राम में किसी ने मुझसे पूछा था और मैंने यही कहा था कि रिश्ते वालों को बड़ी बहन के बजाय छोटी बहन पसंद आई। फिर उनकी नज़र पुप्पो की बेटी पे पड़ी कि नहीं पुप्पो की बेटी ज़्यादा अच्छी है। अब मुझे नहीं पता कि शायद बड़ी बहन ने एहतजाज किया है कि ऐसे कैसे, रिश्ता जब बड़ी बहन के लिए आया तो बड़ी बहन ही होगी, बिरादरी वाले बीच में पड़ गए होंगे। बाकी ये कि दोस्त ममालिक, भैया दोस्त ममालिक के मामलात में हम बोलते हैं दोस्त ममालिक को कितनी दिलचस्पी है हम लोगों से। इधर तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर सदर से भी नहीं मिलते, लेकिन वो किसी गैर मुल्की सफ़ीर से मिल लेते हैं और वो कहते हैं भैया आपके मुल्क में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है माशी इस्तेहकाम के लिए। फिर हम कहते हैं जी। फिर मुझे समझ नहीं आई, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ओके, क्योंकि गाँव में हारियों के मामलात में भी हम बोलते हैं, मतलब उनका शादी ब्याह का मामला हो, लड़ाई झगड़ा हो, किससे बोलना है किससे नहीं बोलना। फिर मुझे समझ आई क्योंकि वो तो हमारे हारी हैं, हमारी बात मानेंगे। फिर मुझे ये सारा कुछ वाज़िया हो गया। मैं अपने दिमाग में लोकल मिसालों से ही अपने दिल को तसल्ली देती हूँ। तो बस मालिक भोतार जो बोलेंगे वो कर लेंगे कि किसने आना है किसने नहीं आना। पहले तो जी दूध और शहद की नहरें बहती थीं, 25 करोड़ आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारे माथे पे चुगद लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में यही है। एक कहते हैं मैं आंख का तारा हूँ, दूसरे आके कहते हैं तो क्या हुआ। अभी उनके बयानात पढ़ रही थी हमारे निगरान वजीर आजम के कि ये एहतजाज ये इतना नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। भैया आपने तो अपनी जेब से 54 पाई नहीं खर्च करनी, आप तो हल्के में भी नहीं गए। आप सेनेटर का तो कोई हल्का नहीं होता। आप वहां से होके हमारे मीडिया को सलाम है, 20 लोगों के नाम चला रहे थे, 21वें की नाम आ गया।
और जब जो समधियों पर हम बहस कर रहे थे, समधी कैसे हो सकता है, सागदार कैसे हो सकता है, ये फलाना कैसे होता है, ये भी तो किसी पार्टी के ओहदेदार थे ना, किसी पार्टी के सेनेटर थे, तो क्या ये गैर जानिबदार थे? उसके बाद सबको बिल्कुल यूं करके जिप लग गई। कल तो एक तरमीम भी हुई है, उस पर भी कोई नहीं बोला। ये जो नादरा वाले उस पर वो हुई भी है, उस पर भी पूरा मीडिया खामोश है। हम बाकी इधर उधर की चीजें तो दिखा रहे हैं। हम कराची के शेर का दिखा रहे थे कि एक शेर आवारा बना घूम रहा था बिल्ली की मानंद, और उसको वाइल्ड लाइफ ने पकड़ के डाल भी दिया जू में। वो खबरें तो हम दिखा रहे हैं, जो खबर दिखाने की है, जिस पे बहस करनी है, वो नहीं हम कर रहे। तो बस ऐसी हालात हैं, तो बस ठीक है, ऐसे ही सब। वैसे कता कलामी की माफी सायरा बानो साहिबा, वैसे नादरा की तरफ जो आप इशारे कर रही हैं उस पे आज काकड़ साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इदारा बहुत अहम है, वहां पे हमें स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल की जरूरत थी। जिस तरफ आप इशारा कर रही है, चलिए मैं मुश्किल आसान कर देती हूँ बहुत सारे लोगों की, जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मगर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ जी। हमारी कुछ मजबूरियां होती है सायरा साहब। मैं अभी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, मगर एक सवाल मुख्तसर उसका जवाब चाहूंगी। ये जो एक फ्रॉड किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से, जो फ्रॉड हो रहा है कि जी एहतजाज के ऐलान किए जा रहे हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, मुझे बताइए, रूलिंग एलिट वैसे तो समझती है कि पाकिस्तानी अवाम घास खाती है, मुझे ये बताइए कि क्या जब अवाम के दरवाजे पे ये लोग अपना वोट लेने जाएंगे इन एहतजाजी धरनों के बाद या एहतजाजी रैलियों के बाद, क्या अवाम भूल चुके होंगे? क्या अवाम इन्हें माफ कर देंगे? मुख्तसर जवाब चाहिए मुझे। अभी तो सुने, मुझे बाकी उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी सिंध का बताती हूँ कि यहाँ पर तो लोगों को पता भी नहीं होता कि हमने वोट डाला है, वो वोट कैसे काउंट होगा। डिब्बे कहीं और पड़े हुए होते हैं, ठप्पे कहीं और लग रहे होते हैं, लोगों के शनाख्ती कार्ड आके, क्योंकि यहाँ पर वो एक बहुतारी सिस्टम चल रहा होता है। और जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ कि बंदों को पकड़ पकड़ के कि लाओ शनाख्ती कार्ड दो, वरना कोई ना कोई केस डालकर थाने के अंदर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मुकाबला था वो रियासती इदारों के साथ था, किसी कैंडिडेट के साथ नहीं था। तो मुझे तो ऐसे ही नजर आता है कि यहाँ पर तो 2018 के इलेक्शन में जो फैफिन के मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तो वहीं से किसी ने कुछ एक राज की बात बताई थी कि इलाकों में तो डब्बों पे ये भी पता था कि यहाँ से इतने वोट निकलने चाहिए। तो मुझे नहीं समझती कि अवाम बेचारी क्या किसी जो डिफेंस वगैरह ये ऐसे इलाकों में तो किसी की चल जाएगी, बाकी गांव गोठों में और छोटे ये मच्छर कॉलोनी, बैंस कॉलोनी, मियां वाली कॉलोनी, वहां पर कौन क्या करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते, जब ब्रेक से वापस आएंगे, वैसे तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ऐसा बयानिया घड़ने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान कोलैप्स करने लगा है। इनफैक्ट कुछ अहम चीज़ें हैं, हकीकत इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे। पहले सेगमेंट में आमिर साहब के रिमार्क्स से, और हम सब जानते हैं जैसे ही शरह सूद बढ़ाने के हवाले से, स्टेट बैंक के हवाले से खबरें सामने आई, तो आज की जो हेडलाइन थी वो ये थी कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ये हेडलाइंस थी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारी करेंसी तबाह हाल है, पाकिस्तान की मैशियत किस तरफ जा रही है, कौन से इनिशिएटिव्स फौरी तौर पर लेने की जरूरत है, इसके ऊपर बात करने के लिए माहिर मुआशियात हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। हारून शरीफ साहब, ये हम कुछ अर्से बाद मुझे लगता है कि एपी टेप चला देते हैं कि हम वही सवाल करते हैं कि इतना बुरा क्राइसिस पहले नहीं आया था और इसका क्या हल होगा। तो आपका भी मोरलेस वही जवाब होता है कि बुनियादी बातें तो बड़ी बेसिक हैं, पता नहीं उसको हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो बजाय इसके कि मैं दोहराऊं कि अब क्राइसिस मजीद बढ़ गया है और डॉलर जो है हम श्रीलंका से भी पीछे चले गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज 1700 पॉइंट गिर गई है और बिजली के वजह से, पेट्रोल की वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं। लगता है सारा खैबर तक कराची जो है ना, इस बात का इम्कान हो सकता है कि आज़ाद मजीद ख़राब हो जाएं और पहिया जाम होना शुरू हो जाए। तो प्लीज़ ज़रा हमें ज़रा बताएं कि मौजूदा जो बहरान है, ये मल्टी एडेड, ये क्या है और क्या इसका क्या हल हो सकता है गिवन सिचुएशन में। देखिए आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो बड़ी एक फंडामेंटल बेसिक चीज है जो मैं रिपीट करूंगा,
दो चीजें जिस पे पाकिस्तान बिल्कुल रिफॉर्म नहीं कर पाया, एक हमारा बजट का खसारा है और एक हमारी बैरूनी अदायगियों में अदम तवाज़ुन है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसलिए हम बार बार IMF के पास जाते हैं। अब ये जो करंट, लेकिन अभी आप स्लाइड देख रहे हैं कि हमारा जो रुपया है आज ओपन मार्केट में और हवाला में वो 330 को क्रॉस कर गया डॉलर के अगेंस्ट, जो स्टॉक मार्केट का कॉन्फिडेंस बैठ गया है, शरह सूद जो है वो किसी भी तरह कारोबार के लिए फिजिबल नहीं है। इस सूरत हाल में दो तीन फैक्टर्स नॉन इकोनॉमिक भी हैं। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि हम गैर यकीनी की सूरत हाल को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। अगर ये हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट और ECP एक इलेक्शन की तारीख दे दे और कहे कि हमारे पास 6 माह है, 5 माह है और इसके अंदर हम सिर्फ ये 3-4 चीजों को तरजीहात को डील करेंगे, तो मार्केट को थोड़ा किक सिग्नल और कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि एक ये ब्रिजिंग अरेंजमेंट है, इसके बाद नई हुकूमत आ जाएगी। जब हम ओपन एंडेड रखते हैं चीजों को, पता नहीं हम क्यों नहीं समझ पाते कि वो ओपन एंडेडनेस जो है वो मार्केट की नर्वसनेस को बढ़ाती है, हर तरह की, इन्वेस्टर की, इंटरनेशनल इदारों की, बायलैटरल्स की, स्टॉक मार्केट की, और हमें कोई इसके लिए कोई बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूं कि बाकी ममालिक की कोई पाकिस्तान अलहदा नहीं है, जहां जहां क्राइसिस आया है। देखिए श्रीलंका ने एक बड़ा क्रेडिबल 3 साल का प्लान लोगों के सामने रखा है कि हमने इसको 3 साल में इस तरह करना है। अब जो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके अंदर एक बड़ा कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कुछ वज़रा ने आते हुए स्टेटमेंट दी कि जैसे वो इकोनॉमिक रिवाइवल करने आए हैं, आप 90 दिन के अंदर कहां से एक्सपोर्ट को उठा के 80 अरब पे ले जाएंगे। कुछ ने वज़रा ने कहा कि ये हालात बड़े खराब है, पुराने लोग खराब कर गए थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ना इनको थोड़ा कोहेरेंट तरीके से लोगों को बताना है कि हम 5 माह को आए हैं, हमारी तरजीह ये है कि हम जो है रुपए में स्टेबिलिटी के लिए ये कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके ऊपर तो सियासी प्रेशर नहीं है। ये क्यों नहीं गवर्नमेंट के अखराजात कम करते? जब ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते IMF की वजह से, IMF ये नहीं कहता कि आप सब्सिडी ना दें, वो कहता है कि आप पहले बजट का खसारा कहीं और से पूरा करके दिखाएं, इसके बाद आप नीचे दे दीजिए। हम अखराजात की तरफ बिल्कुल आने पे तैयार नहीं है। इदारों की गवर्नेंस, जहां जहां अपने बंदे लगे हुए हैं, आपने नतीजा देखा है। अगर आप वहां पर इस वक्त मेरिट पे 4-5 बंदे डिस्कोस के अंदर, NTDC के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर, FDR के अंदर एक वर्ल्ड क्लास ऑफ एक्सपर्ट्स को लगाएं तो मुझे नहीं समझ आता, और उनको डेलीगेट कर दें, इनका तो पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है। सो मार्केट को सिग्नल नहीं जा पा रहा है, बेयकीनी बढ़ती जा रही है, एतबार खत्म होता जा रहा है। अब आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंटरवेंशंस आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि सूद बढ़ाने से इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल हो रही, हम आपको फिर वही रटी रटाई चीज किए जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास इदारों में राइट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। जब एक्सपर्टीज नहीं होती तो लोग टेक्निकल पोजीशन नहीं ले पाते, टेक्निकल पोजीशन नहीं ले आते तो नौकरी बचाते हैं, और नतीजा आपके साथ। ये आपने कहा कि IMF को कब उन्होंने कहा है कि सब्सिडी ना दें, बल्कि IMF क्या वर्ल्ड बैंक और ये तमाम डोनर एजेंसियां कहती हुई हैं खुदा के लिए आप अपने निचले तबकात को जो है फोकस करके कोई ट्रांसफर करें ऊपर वाले तबकात से। वो तो ये जो का बहाना बनाया जा रहा है कि जनाब वो हम IMF के साथ एग्रीमेंट में हाथ बंधे हुए हैं और ये बिजली के मसले का हम कोई हल नहीं निकाल सकते, तो इसी मुआहदे के अंदर रहते हुए क्या गुंजाइश है कि बिजली के मसले पे गरीब आदमी को रिलीफ दिया जा सके? देखिए अमित साहब, पहली बात तो ये है कि IMF को अगर सियासतदान ब्लेम करते हैं तो मुझे समझ आता है कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जब एक पॉलिटिकल टेक्नोक्रेट ब्लेम करते हैं जिनको उसकी समझ भी है तो मुझे अफसोस होता है। अब आप आइए बिजली के ऊपर, देखिए ना, बिजली के अंदर जो हम पास ऑन कर रहे हैं अदर देन द टैक्सेस, हम अपनी जनरेशन की कॉस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि तेल की कीमत बढ़ती है, 63% डिपेंडेंस हमारी ऑयल बेस्ड है हमारे पास। लेकिन जो लाइन लॉसेस हैं ट्रांसमिशन के और जो चोरी है
वहां तो आप गवर्नेंस तो दिखा सकते हैं अच्छे लोग लगा के, और कुछ तो रोकें। हाँ, अब गरीब को आपने कैसे रिलीफ देना है? मैंने जो बाकी मुल्कों में स्टडी किया है, देखें यूटिलिटी बिल्स इस वक्त यूरोप में भी बहुत हाई हैं। अब वहां पर लोग जो हैं कॉस्ट ऑफ अपनी लिविंग को रैशनलाइज करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। आप एक इमरजेंसी एनर्जी सेविंग प्लान शुरू कर सकते हैं। अभी तक तो हम मार्केट से नहीं बंद कर पाए, वहां यूरोप में कार पूलिंग शुरू हो गई है, उन्होंने तेल वाली गाड़ियां बैन कर दी अंदर आने में लंदन में। सो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें कि क्रैश। फिर यह कि हुकूमत अपना साइज क्यों नहीं कम करती, मुझे नहीं समझ आ रही। आप यकीन माने, मैं अभी गिनाना शुरू हूं तो 100 से ज्यादा ऐसे इदारे हैं जिनका ब्रिक एंड मॉर्डर बजट गवर्नमेंट दे रही है, किसी को पता ही नहीं वो करते क्या है। सो यू नीड टू कट डाउन लोगों को दिखाने के लिए, और वो आप पास ऑन करना शुरू कर दीजिए। मैं ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि केयर टेकर क्या कर सकता है जबकि उसके ऊपर सियासी प्रेशर नहीं है। जब तक सिग्नल नहीं देंगे लोगों के अंदर इक्वालिटी का, पार्टिसिपेशन का सेंस कैसे आएगा? आप उनसे कह रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस किए जाए, ना हमने पर्क्स घटाने हैं, ना हमने जो 10 अरब की बिजली मुफ्त देते हैं लोगों को वो घटानी है, ना जो क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उसको कम करना है। हाँ, IMF कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये बड़ा अनफेयर स्टैंस है। ये आज मैं मलिक बोस्तान साहब की स्टेटमेंट सुन के परेशान हो गया हूँ कि उन्होंने कहा कि डॉलर क्यों ना ऊपर जाए, कि एक्सचेंज कंपनियों के बाहर उन्होंने कहा जी वैगन या ट्रक खड़े हुए हैं डॉलर लेके और बोलियां लगा के वो सस्ते रेट पे बेच रहे हैं। तो ये जो डॉलर का इशू है पर्टिकुलरली, एक तो कह लिया जी पॉलिटिकल रीजन है कि बेयकीनी है, इंस्टेबिलिटी है। एक ये है कि इंतजामी मसला है, जिस तरह ये मलिक बोस्तान जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ये कहा जा सकता है कि जी गलत मालियाती पॉलिसीज की वजह से है। आप समझते हैं इनमें से कौन सा ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि समथिंग ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स? जी, मेरे हिसाब से देखिए, ये एक जो इस वक्त करेंसीज की हमारी पैरिटी के इश्यूज हैं, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है दुनिया में। ये वो लोग डील कर सकते हैं जिनको पता हो कि ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पैरिटी बदलती है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अपने मालियाती इदारों में ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है, और ना ही मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हूँ जो मैं इसको डिटेल में जाऊं। अब जो मेरी एक तजुर्बा है 16-17 ममालिक का, मैं अभी भी यही कहता हूं कि जब भी आप दिखाते हैं अपनी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन का लैक, फ्रेगमेंटेशन, मिक्स्ड मैसेजेस, गैर यकीनी, स्पेकुलेटर्स जो हैं वो फौरन से पेशतर मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे पास हम मार्केट को बहुत माजरत हारून शरीफ साहब बहुत माजरत, मुझे फौरी तौर पे एक छोटी सी ब्रेकिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। खबर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, अफसोसनाक खबर है। ये बन्नू से खबर है जहाँ पर एक फौजी काफिले के करीब एक खुदकुश हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार था जिसने सिपाहियों के इस काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। इस वक्त पूरे इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेके वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और अफसोस है 9 जवान इस वक्त अफवाज के शहीद हो चुके हैं और 5 जख्मी हो चुके हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मगर अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। वक्त मेरे पास कम है हारून साहब, मैं चाहूंगी आप सम अप इसी तरह से कर दें, मुझे ये बता के कि अगर शॉर्ट टर्म में हम बात करते हैं केयर टेकर सेटअप के होते हुए, तो कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की अशद जरूरत है कि फौरी तौर पर रिलीफ जो है वो पब्लिक तक पहुंच सके? जी, 2-3 जो गैर यकीनी के लिए इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करें, और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करें। बजट में अभी 9 माह रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, जो MNAs को पैसे एलोकेट हुए हैं उनको फ्रीज करें। उससे आप गरीब को और मुतवसत तबके को सब्सिडी दीजिए। ना IMF उसके ऊपर एतराज करेगा, ना कोई और इन द मेन टाइम आपके पास जो कुछ माह हैं
आप कुछ अच्छे लोगों को बुला के प्लान करके अगली हुकूमत को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करें। मुल्क को 3 से 6 माह में ठीक नहीं किया जा सकता, अपनी तरजीहात बनाएं। इसके अलावा, और ये मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट कर दें, इसके अलावा मार्केट्स कुछ नहीं मांग रही हैं। बाकी जो हमारे मुल्क के अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने अभी खबर दी है, हमारी असल तवज्जो रियल इश्यूज की तरफ जानी जरूरी है। और ये जो हम पेटी पॉलिटिकल पावर गेम्स में हैं, आई होप कि हम इससे बाहर निकल पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी आमिर साहब, आखिरी मेरे पास 1 से 1.5 मिनट बाकी है। जी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ये अफसोसनाक बनू वाला आपने साने की खबर दी है, और बिल्कुल मैं हारून शरीफ साहब से ये एग्री करता हूँ कि ये वो मसाइल हैं जिनको हमें सबसे पहले देखना चाहिए। और ऑलरेडी यहाँ पे एक मल्टीपल क्राइसिस और बहरान ये चल रहे हैं, उसमें आखिरी चीज़, जो लास्ट चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, वो खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात हैं तो इन पे फोकस करें, वरना पहले ही इतनी बेयकीनी है तो ये इससे बहुत ज़्यादा हालात और बेकाबू हो जाएंगे। और बिल्कुल जो आप कहते हैं जी, टेक्नोक्रेट जो करते रहते हैं, हालांकि माजी का हमारा तजर्बा नहीं अच्छा रहा ये टेक्नोक्रेट भाइयों का, मगर इनसे टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहिए। और वो टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि आपने गिवन सिचुएशन में जो भी आपके जैसे भी हालात हो, उसके अंदर एक आपने सॉल्यूशन देना होता है कि इस मसले का ये शॉर्ट टर्म में इतना टाइम है और इसमें ये हल निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि इनका पास टाइम कितना है, ये मसला नहीं हल हो रहा कि ये इनके पास 90 दिन है, 180 दिन है कि 480 दिन है। तो वो उसका अगर तयन हो जाए कि टाइम कितना है और क्लियरली रोड मैप इलेक्शन का आ जाए, तो पहला तो बिल्कुल हारून साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इलेक्शन की डेट और उसका होना ही सबसे बड़ी बेयकीनी का बास बन रहा है। तो उसको पहले क्लियर कर लें। ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बावजूद कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो ये इलेक्शन कमीशन को जो है ना, इनको कुछ फाइनली वो काफ़ी डील हो गई, काफ़ी इन्होंने इस मुल्क के अंदर गंद डाल लिया। इनकी बागें खींचने की ज़रूरत है कि अपनी ये आईनी हदूद और जो है हैसियत में रहें, और जो है इनका जो बुनियादी काम है इलेक्शन वक्त में करवाना, ना कि रुकवाना। तो मेरा ख्याल है कि आज के जो ऑब्जर्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की, कल को ये राजा साहब को कंटेम्प्ट में गवर्नमेंट को वो डाल तो रहेंगे जी हमें गवर्नमेंट ऑफ द डे ने रिसोर्स नहीं दी थी, पर इन्होंने जो हरकत की हुई है प्रेसिडेंट की तरफ जी हम मिल नहीं सकते, ये खुद डेट देते रहे हैं, डिले करते रहे हैं, कभी ना कभी ये मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये कंटेम्प्ट में बुलाए जाएंगे और पूछा जाएगा इनसे कि जनाब आपने ये हुक्मदुली क्यों की थी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर मतीन, आपका भी। जाते जाते नाजरीन, एक अहम चीज़, निगरान वज़ीर आज़म साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बढ़ा चढ़ाकर जानबूझकर मायूसी फैलाई जा रही है। शायद उन लोगों के लिए तरफ ये इशारा था जो अवामी मसाइल को बहुत ज़्यादा उजागर कर रहे हैं, मगर मैं भी एक सवाल उनके लिए छोड़े जा रही हूँ। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त दूध और शहद की नहरें तो बह नहीं रही, कि हम ये कहें कि पाकिस्तान में हर कोने के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर कोने के अंदर अवामी एहतजाज हो रहा है। तो डेफिनेटली अवामी एहतजाज की हम बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।